हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा कि हिंदू विधि के स्कूल्स सोर्सेस क्या है, हिंदू विधि क्या है। अब हम शुरू करते हैं हिंदू विधि के स्कूल्स, मतलब हिंदू विधि की शाखाएं। अगर हम शाखाओं की बात करें तो किसी भी लॉ के लिए लॉ तो यूनिवर्सल होता है, फिर ये शाखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा देश है इतना बड़ा है, यहाँ पे इतनी संस्कृतियां हैं, इतने लोग हैं कि उनको एक फॉर्म में सोचना, उनको एक विधि के बारे में सोचना बड़ा ही कठिन कार्य है। लोगों के अपनी परंपराएं हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं। हाँ, ये होता है कि सभी जो है उनके एक विश्वास, मतलब कि हम एक विश्वास करते हैं, हम बहुत विश्वास, ये एक हो सकता है, लेकिन उनको जीवन जीने की जो परंपरा है वो अलग हो सकती है। और इन परंपराओं को निर्वाह करने के लिए, इन परंपराओं को फॉलो करने के लिए एक विधि की जरूरत पड़ती है। वो अपने समुदाय, अपने क्षेत्र के हिसाब से तय करते हैं। तो अगर हम स्कूल्स की बात करें तो हिंदू विधि में स्कूल्स को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग जो है मिताक्षरा है और दूसरा भाग जो है दया भाग है। अब मिताक्षरा और दया भाग के बारे में मैंने पढ़ाया था, जब आपको मैं पढ़ा रहा था कि हिंदू विधि के सोर्सेस क्या हैं, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मिताक्षरा और दया भाग क्या चीजें हैं। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे जो है हिंदू विधि के स्कूल को जो है डिवाइड किया गया है। मतलब हिंदू विधि में अगर कोई व्यक्ति हिंदू विधि से शासित होता है तो वो दो विधियों से शासित होगा, तो उनके दो स्कूल्स होंगे, पहला मिताक्षरा, दूसरा दया भाग। अब ये हम देखते हैं कि इनका महत्व तभी होता है जब वो लॉ अनकोडिफाइड हो। मतलब अगर कोई ऐसा लॉ जिसमें कोडिफाइड बन गया तो उसमें स्कूल्स का बहुत महत्व नहीं है। जैसे शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अगर करना है, तो अगर हम शादी हिंदू मैरिज एक्ट का कोई आदमी है जो शादी अपनी रजिस्ट्रेशन के थ्रू करता है, या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट के, मतलब कि जो भी अपने शादी को जो है कोर्ट के थ्रू करता है, या फिर हिंदू मैरिज में जो बताए गए प्रावधान है कि उसको फॉलो कर लेता है, तो उसे जो है अन्य ट्रेडिशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये देखते हैं कि देखिए कोडिफाइड लॉ बन जाने के बाद हमें स्कूल्स का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल्स का महत्व है ही नहीं, क्योंकि उन कोडिफाइड लॉ को बनाने के पीछे भी स्कूल्स के थॉट को जो है उसमें शामिल किए गए हैं। उनके शामिल किए बिना जो है किसी भी लॉ को कोडिफाइड करना बहुत ही कठिन काम है। उसका विशेष समुदाय में विरोध होने लगेगा, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उस लॉ का जो है कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हम अब चलो आप शुरू करते हैं कि स्कूल्स का देखते हैं। हमने आपको बताया स्कूल्स को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मिताक्षरा, दूसरा दया भाग। मिताक्षरा जो है पूरे भारत में लागू होती है। मिताक्षरा का जो विस्तार है ये संपूर्ण भारत में है, बशर्ते बंगाल और असम को छोड़ के। ठीक है, मिताक्षरा स्कूल से जितने लोग गवर्न होते हैं वो पूरे भारत में मिलते हैं, और ये जो है असम और बंगाल को छोड़ के। और दया भाग जो है ये जो है बंगाल और असम में अप्लाई होता है। ठीक है, दया भाग के स्कूल्स कहाँ पे हैं, वो असम और बंगाल में। तो ये हम देखते हैं कि लेकिन ये इतना विस्तृत है, जहां पे असम या बंगाल में जो है अगर कोई ऐसा विधि का विषय है, ऐसा कोई ट्रेडिशन का सब्जेक्ट है, तो वहां पे जो है अगर दया भाग के लिए लॉ नहीं है तो वो भी जो है मिताक्षरा से ही गवर्न होंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जहां असम और बंगाल में जो है वो भाग, वो जैसे अधिकारों को लेके, उत्तराधिकार को लेके, अगर वहां पे वो नियम है दया भाग में तो दया भाग से ही गवर्न होंगे। अगर दया भाग से रिलेटेड कोई अदर, मतलब ऐसा लॉ जो दया भाग में नहीं दिया गया, वो भी मिताक्षरा से ही गवर्न होंगे। मैं कहने का मतलब क्या है कि मिताक्षरा जो है पूरे भारत में लागू होती है, असम और बंगाल को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए मिताक्षरा है क्या। मैंने बताया था जब सोर्सेस पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था स्मृतियों के बारे में। ठीक है, स्मृतियों के बारे में बताया, श्रुति के बारे में बताया। तो श्रुति तो स्मरण करके लिखी गई चीजें, स्मृतियां तो स्मरण करके लिखी गई चीजें थी, और श्रुति जो है सुन के लिखी गई चीजें थी। तो उन स्मृतियों के ऊपर जो है कुछ टीकाएं लिखी गई। तो इसी तरीके की एक स्मृति थी 11 स्मृति, जिसके ऊपर जो है मिताक्षरा लिखी गई, और इसको जो है विघ्नेश्वर के द्वारा लिखा गया। यह एक जो है टीका है। ठीक है, और
दया भाग जो है ये किसी स्मृति के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये सभी स्मृतियों के इसमें वर्णन है और ये एक निबंध है जो जीमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है। पहले हम मानते थे कि दया भाग जो है वो मिताक्षरा से बाद में लिखा गया, लेकिन बाद में रिसर्च से हमें पता चला कि इसका दया भाग का जो कार्यकाल है वो मिताक्षरा से पहले का है। दया भाग के कार्यकाल को देखें तो 1090 से लेके 1330 एडी, मतलब कि ये 1090 से लेके 1130 एडी के पहले का समय कार्यकाल है और इसका 1125 से लेके 26 एडी तक का कार्यकाल है। मतलब कि ये देखा जाए कि दया भाग जो है पहले लिखी गई और दया भाग जो है अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दया भाग जो है वो मिताक्षरा से ज्यादा तार्किक है, ये उदारवादी है, ये प्रगतिशीलवादी है इसमें भी। और ये जो इसमें जो है हमारा जो निबंध लिखा गया वो मतलब वो जो है विभाजन और उत्तराधिकार के ऊपर लिखा गया, ठीक है। और मिताक्षरा को अगर हम देखें तो मिताक्षरा एक कट्टरपंथी विचारधारा से विचारधारा है, इसमें ये एक प्रक्रियावादी है। ये देखिए मिताक्षरा में जैसे स्कूल्स की बात करें तो वो जैसे हम वाराणसी को ले लें, ठीक है, ब्राह्मणों पंडितों का क्षेत्र, ठीक है, उत्तर भारत में ज्यादातर जो है कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आए, तो जो इसलिए हम देखते हैं कि मिताक्षरा से गवर्न होने वाले लोग जो हैं अपने धर्म और संप्रदाय के प्रति उनके कट्टर विचारधारा है और आप कट्टर नहीं कर सकते, आप कट्टर किसी चीज को एकदम फॉलो करना, ठीक है। कट्टरता मतलब कि कट्टरता वो मार काट वाली कट्टरता नहीं, अपने संप्रदाय को फॉलो करने के लिए कट्टर, ठीक है, अपने नियम को फॉलो करने के लिए कट्टर। तो हम देखते हैं मिताक्षरा एक टीका है, दया भाग जो है एक निबंध है, ये विघ्नेश्वर के द्वारा लिखा गया है और ये जीमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है। ये पूरे भारत में अप्लाई होता है बंगाल असम छोड़ के, और ये जो है केवल बंगाल और असम में अप्लाई होता है। अब देखते हैं कि ये मिताक्षरा इतना ब्रॉड है कि इसके लिए हमें सब स्कूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके 4 सब स्कूल्स हैं, दया भाग के कोई सब स्कूल्स नहीं है, मतलब कि इसकी उप शाखाएं हैं, इसकी 4 उप शाखाएं हैं, दया भाग की कोई उप शाखा नहीं है। मिताक्षरा की 4 उप शाखाओं को अगर हम देखें तो 4 उप शाखाएं वाराणसी उप शाखा, मिथिला उप शाखा, बंबई उप शाखा और फिर दक्षिण उप शाखा, द्रविड़ उप शाखा, सॉरी। अब ये देखिए, अब ये जितनी उप शाखाएं हैं इनके ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ को ये फॉलो करते हैं। जैसे वाराणसी उप शाखा, ये वाराणसी उप शाखा जो है लगभग समस्त उत्तर भारत में होता है, बस ये ये पंजाब के उन क्षेत्रों में जहां पे रूढ़ी के द्वारा शासित होता है। जैसे जब आप हेनरी लॉ को पढ़ेंगे तो हेनरी लॉ ने अध्ययन करके बताया कि बंगाल में जो है बहुत से लॉ नहीं थे, जिस समय महाराजा रणजीत सिंह वहां पे शासन कर रहे थे, लेकिन वो सभी लोग जो है एक ट्रेडिशन, जो रूढ़ियों के थ्रू जो है नियम बनाए गए थे उसके द्वारा गवर्न होते थे और उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। तो वाराणसी उप शाखा के जो क्षेत्र है वो बंगाल वो पंजाब में भी अप्लाई होते हैं, लेकिन पंजाब में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे रूढ़ियों के थ्रू वो गवर्न होते हैं, उनकी अपनी रूढ़ियां हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं वाराणसी उप शाखा ये समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र है, पंजाब का कुछ इलाका छोड़ के। इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? वीर मित्रोदय, निर्णय संधु, ठीक है। अब आते हैं मिथिला शाखा। मिथिला शाखा जो है ये उत्तर बिहार के कुछ जिले और तिरहुत एवं उत्तर बिहार के कुछ जिलों में इस उपशाखा को फॉलो किया जाता है। इसके प्रमुख ग्रंथ है विवाद चिंतामणि, विवाद रत्नाकर, ठीक है। अब जो है बंबई उपशाखा का जो क्षेत्र है वो पश्चिम भारत है, ठीक है, पश्चिम भारत, बंबई और बराबर का जो क्षेत्र है वहां पे इसके जो ग्रंथ है व्यवहार मयूख, वीर मित्रोदय, निर्णय संधु। अब अगला देखते हैं द्रविड़ उपशाखा के क्षेत्र क्या है? दक्षिण भारत, ठीक है, और इसके ग्रंथ है स्मृति चंद्रिका, पराशर माधवी, व्यवहार निर्णय। तो अब हम ये देखते हैं कि अब इन शाखाओं को जो है, ठीक है, हमने देखा कि मिताक्षरा है, हिंदू विधि की 2 शाखा, एक मिताक्षरा एक दया भाग। मिताक्षरा को 4 भागों में बांटा गया, अब इनको 4 भागों में बांटा गया तो इसमें भी कुछ अंतर होगा। तो हम बेसिकली देखते हैं कि इसमें जो अंतर जो है, मैं उदाहरण से आपको समझाते हैं कि इसमें क्या अंतर है। जैसे हम तब तक की बात करें, ठीक है, तो वाराणसी उपशाखा क्या है? इसमें जो है पति अनुमति देगा तभी जो है कोई महिला जो है
दत्तक ले सकती है। अगर उसका पति मर गया है तो वो अनुमति दे के मरा हो तभी जो है ये दत्तक ले सकती है। ठीक है। और द्रविड़ उप शाखा जो है, द्रविड़ उप शाखा में जो है महिला को दत्तक लेने के लिए अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं है। तो यही जो है छोटे छोटे जो है बेसिकली अंतर होते हैं जो बहुत, अब इनका लॉ जो है कोडिफाइड, उत्तराधिकार अधिनियम बन गया है। ठीक है। उसके बाद जो है एडॉप्शन एक्ट बन गया है, मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट बन गया है। तो इनकी जो है बहुत ज्यादा जरूरत अब नहीं रह गई है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मिताक्षरा और दयाभाग जो है इसमें बेसिकली क्या इसमें डिफरेंसेस है। ठीक है। अब मिताक्षरा को देखें तो मिताक्षरा में जो है इनको हम जो है अगर डिफरेंस को देखना है तो हम डिफरेंसेस को जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला उत्तराधिकार के रूप में डिफरेंस, दूसरा संयुक्त कुटुंब और सहदायकी। ठीक है। अगर मिताक्षरा और दयाभाग के डिफरेंस को अगर हमें देखना है तो इनको हम जो है दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है। पहला उत्तराधिकार में क्या डिफरेंस है, दूसरा संयुक्त कुटुंब और सहदायकी में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। अब मिताक्षरा में देखें, अगर हम देखें मिताक्षरा में उत्तराधिकार कैसे फल होता है, तो मिताक्षरा में जो है रक्त के संबंध के आधार पर होता है। जैसे ये मैं हूं तो मेरे फुआ मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे बेटे, मेरे पिताजी, मतलब कि जिनसे रक्त संबंध है उनमें उत्तराधिकार जाएगा। लेकिन अब ये देखिए तो क्या मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरी बहन को चला जाएगा, मेरे भाइयों को चला जाएगा, तो इसको भी सीमित कर दिया गया। ठीक है। तो रक्त संबंध के आधार पे होते हैं उत्तराधिकार जो है मिताक्षरा में रक्त संबंध के आधार पर होते हैं, लेकिन इनको भी सीमित कर दिया है। कैसे सीमित कर दिया गया है, बंधु और इनको सीमित कर दिया गया है। जैसे कि हमारे जो गोत्रज हैं उसमें संपत्ति जाएगी। ठीक है। उसमें अगर गोत्रज और बंधु के बेसिस पे डिफरेंसेस कर दिया गया है कि मतलब अगर हमारे पहले गोत्रज को दिया जाएगा, अगर गोत्रज नहीं है तब बंधु को दिया जाएगा। गोत्रज और बंधु के बारे में जब मैं आपको मैरिज एक्ट पढ़ाने लगूंगा तो वहां पे आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी आप ये जानिए कि क्या डिफरेंसेस हैं। रक्त संबंध के आधार पर, नातेदारी के आधार पर संपत्ति का ट्रांसफर होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है और दया भाग में जो है संपत्ति का कैसे होता है, धार्मिक लाभ के आधार पर, मतलब कि जो जितना नजदीक है, मतलब जो पिंडदान करेगा। ठीक है। उत्तराधिकार कहता है कि जो हमारा वंशज है, जो हमारे रक्त संबंध है, उनसे उनको हम अपना संपत्ति देंगे। और दया भाग क्या कहता है, दया भाग ये बोलता है कि जो हमारे धार्मिक रूप से निकट है, मतलब कि जिसको पिंड देने का अधिकार है। ठीक है। मतलब जिसे आप अनुष्ठान देखते होंगे जो पिंडदान होता है, तो जिनको अध्यात्म दया भाग में जो है संपत्ति के बंटवारा धार्मिक लाभ के आधार पर हुआ है, मतलब कि जो हमको मरने के बाद तारेगा हमारी संपत्ति लेके जाएगा, मतलब कि जिसको पिंडदान करने का अधिकार है वो उसके पास हमारी संपत्ति जाएगी। ये दया भाग में है। ठीक है। अब देखिए मिताक्षरा में एक चीज है, मिताक्षरा में जो है स्त्रियों को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया था। ठीक है। 2000 अमेंडमेंट के बाद उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद स्त्रियों को अधिकार दे दिया गया। ठीक है। तो इसका कोई महत्व नहीं रह गया, लेकिन यह हमें जानना जरूरी है कि मिताक्षरा में जो है उत्तराधिकार के लिए स्त्रियों को वंचित कर दिया गया था, लेकिन दया भाग में जो है बंधु और स्त्रियों को भी अधिकार दिया गया। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब उत्तराधिकार को लेके मेन क्या हमको सीखने के लिए मिला उत्तराधिकार को मिताक्षरा में, पहला क्या मिला, उत्तराधिकार में स्त्रियों का अपवर्जन कर दिया गया था। ठीक है। गोत्रज का बंधु के ऊपर अधिकार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, जैसे मैंने बताया रक्त संबंध के आधार पर दिया गया, तो रक्त संबंध हमारा गोत्रज बंधु के साथ भी है, लेकिन गोत्रज को जो है वो ज्यादा महत्व दिया गया बंधु की अपेक्षा। ठीक है। गोत्रज में जो है उनको ज्यादा लाभ दिया गया बंधु के अपेक्षा, मतलब अगर गोत्रज नहीं है तभी बंधु के पास प्रॉपर्टी जाएगी। जब हम उत्तराधिकार अधिनियम हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे श्रेणी बनी हुई, श्रेणी 1, फिर श्रेणी 2, श्रेणी 3। तो जब वहां ये सब चीजें आप आगे जब पढ़ोगे ना तो मैं वहां पे पूरा विस्तार से बताऊंगा। अभी आप जो है डिफरेंसेस केवल समझ लो कि स्कूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अब देखो, अब उत्तराधिकार के बेसिस पे समझ ले अपने उत्तराधिकार, मिताक्षरा में उत्तराधिकार क्या है, महिलाओं को अपवर्जन कर दिया गया है। यहाँ पे उत्तराधिकार जो है गोत्रज का अधिकार जो है बंधु की अपेक्षा अधिक है। ठीक है। और दया भाग में क्या है, दया भाग में जो है इसमें बंधुओं को भी अधिकार दिया गया, स्त्रियों को भी अधिकार दिया गया।
ये उत्तर जीवता के अधिकार पे यहाँ पे संपत्ति का ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे जो है धार्मिक लाभ के आधार पर संपत्ति का ट्रांसफर होता है दया भाग में। ठीक है, अब देखिए संयुक्त कुटुंब और सहदायकी को देखते हैं। ठीक है, अब हम मिताक्षरा में अगर देखें संयुक्त कुटुंब क्या होगा, संयुक्त कुटुंब में जो है जो भी कोई व्यक्ति, ठीक है, संयुक्त कुटुंब में जो भी व्यक्ति कोई जन्म लिया उसका जन्म से ही संपत्ति में अधिकार हो जाएगा। ठीक है, दया भाग में ऐसा नहीं है। दया भाग में कैसे अधिकार होता है, पिता के मरने के बाद उसके पुत्रों को संपत्ति में अधिकार मिलता है, ये दया भाग में है। लेकिन संयुक्त कुटुंब में क्या है, सॉरी मिताक्षरा में क्या है, मिताक्षरा में जैसे ही संयुक्त प्रॉपर्टी में कोई संयुक्त परिवार में कोई भी जन्म लिया तो उसकी संपत्ति का जो है उसमें हित सृजन हो जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि हमारा संपत्ति है कौन। जैसे आपके पास पता है कि एक 100 बीघे खेत है, ठीक है, तो जैसे ही जन्म लिया मिताक्षरा का आदमी तो उसको पता चला गया 100 बीघे में जैसे से मेरे जितने पार्ट्स लोग जितने लोग हैं उतने भागों में डिवाइड करके हमारी संपत्ति इतनी होगी। लेकिन कौन सी संपत्ति हमारी होगी ये बात जो है नहीं बताई गई है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार कैसे होगा, जब संपत्ति का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जैसे ही जन्म लिया तुरंत उसको संपत्ति में उसका हित सृजित हो गया, ये मिताक्षरा में है। और दया भाग में क्या है, दया भाग में जो है पिता के मरने के बाद ही संपत्ति में हित जो है उसके पुत्रों का उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब दया भाग में संपत्ति का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सीधे उत्तराधिकार से। लेकिन मिताक्षरा में कैसे हो रहा है, उत्तरजीविता के अधिकार पे, उत्तरजीविता का अधिकार है यहाँ पे। ठीक है, संपत्ति ट्रांसफर में उत्तरजीविता मतलब कि जब संपत्ति का बंटवारा होगा तभी पता चलेगा किसकी कौन सी संपत्ति है। हित सृजन हो गया है लेकिन संपत्ति कौन सी है तब पता चलेगा जब संपत्ति का बंटवारा होगा। तो ये है अंतर। ठीक है, अब देखिए सहदायकी, सहदायकी में क्या होता है, वही सेम चीज है। मिताक्षरा में क्या होता है, पुत्र जैसे जन्म लेगा सहदायकी में उसको अधिकार मिल जाएगा। दया भाग में क्या, पिता के मृत्यु के बाद ही पुत्र को सहदायकी में अधिकार होगा और उसकी संपत्ति जो होगी सहदायकी संपत्ति बोला जाएगा। ठीक है, सहदायकी में क्या होगा, जैसे ही मिताक्षरा में पुत्र ने जन्म लिया उसको सहदायकी में उसको अधिकार मिल गया। दया भाग में क्या होगा, जब पिता मरेगा तो उसके बाद उसकी सहदायकी का पुत्र को सहदायकी उत्पन्न होगी और उसकी जो संपत्ति है वो सहदायकी संपत्ति कहलाएगी। तब अब देखिए, अब हमने क्या सीखा, स्कूल्स दो होते हैं, मिताक्षरा जो एक टीका है, इसके लेखक विघ्नेश्वर है। एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन आप उनको ध्यान दीजिए। ठीक है, मिताक्षरा एक टीका है, इसके लेखक विघ्नेश्वर है, ये लिखी किसके गई हुई है, एकलव्य स्मृति के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, अब दया भाग देखते हैं। दया भाग जो है एक निबंध है, एक डाइजेस्ट है, मतलब ये कमेंट्री है, ये डाइजेस्ट है। ठीक है, और ये जो है लिखी गई है किसके ऊपर, सभी स्मृतियों के ऊपर, हर एक इसमें स्मृतियों का इसमें वर्णन है। और इसको लिखने वाले कौन है, जीवत वाहन। ठीक है, एग्जाम में पूछता है दया भाग के लेखक कौन है, जीवत वाहन। क्या है, ये एक निबंध है। ठीक है, स्मृति क्या है और मिताक्षरा क्या है, एक टीका है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, विघ्नेश्वर है। और मिताक्षरा की उपशाखाएं कौन सी है, वाराणसी उपशाखा है, मिथिला उपशाखा है, बंबई उपशाखा, द्रविड़ उपशाखा, स्मृति चंद्रिका, सॉरी द्रविड़ स्मृति चंद्रिका इसका क्या बोलते हैं ग्रंथ है। तो 4 भागों में डिवाइड किए, वाराणसी, मिथिला, बंबई, द्रविड़। ठीक है, तो अब हम जो है इनको देख चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, मिताक्षरा स्कूल्स के, जब ये देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, जब भी मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो स्कूल्स को डिवाइड करिए पूछेगा, स्कूल्स में क्या डिफरेंसेस ये पूछेगा। तो आप ये बताओगे कि ये कहां पर अप्लाई होता है, मिताक्षरा कहां अप्लाई होती है, दया भाग कहां अप्लाई होती है, और इसके सब स्कूल्स है, इसके सब स्कूल्स नहीं है, इसके सब स्कूल्स में कौन कौन से ग्रंथ हैं। ठीक है, ये एक टीका है, एक निबंध है, आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और जब भी ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा तो एमसीक्यू में पूछेगा दया भाग के लेखक कौन है, मिताक्षरा के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको जो है इस पोर्शन से जो है एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही मिलने, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। ठीक है, और आपके एकेडमिक पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है अगले लेक्चर से जो है अब हम शुरू करेंगे अपने एक्ट्स को पढ़ना। तो
तो इनका अब हम ये देखते हैं कि स्कूल्स का महत्व क्या है जब कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, अब कोडिफाइड लॉ है तो हम कोडिफाइड लॉ को शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है।